प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा निर्गत सत्र 2021-22 के लिए कक्षा 10 हिंदी विषय के प्रतिदर्श प्रश्न पत्र अर्थात मॉडल पेपर का अध्ययन करेंगे। अर्धवार्षिक, प्री बोर्ड तथा बोर्ड परीक्षा में इसी तरह का प्रश्न पत्र पूछा जाएगा। तो आइए प्रारंभ करें। सत्र 2021-22 हाई स्कूल प्रतिदर्श प्रश्न पत्र विषय हिंदी। समय 3 घंटे 15 मिनट। ये 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। पूर्णांक 70 नंबर की लिखित परीक्षा होगी। शेष 30 अंक आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर दिए जाएंगे। पहला प्रश्न हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास पर आधारित होता है। तो पहले का क, निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। यहाँ हम केवल सही विकल्प की चर्चा करेंगे जिससे वीडियो को छोटा रखा जा सके। तो यहाँ दूसरा सही है, क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। दूसरा प्रश्न एक का ख, रस मीमांसा किसकी आलोचना कृति है। सही उत्तर है पहला विकल्प, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ग, निम्नलिखित में से किसी एक रचना के लेखक का नाम लिखिए। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जब आप उत्तर लिखिएगा तो बाएं तरफ रचना और दाहिने तरफ लेखक हेडिंग डाल दीजिएगा और उसके नीचे लिखिएगा। यह हम सभी का उत्तर आपको बता रहे हैं। अथाह सागर के लेखक जयप्रकाश भारती, अर्धनारीश्वर के लेखक रामधारी सिंह दिनकर, मेरी असफलताएं के लेखक गुलाब राय और लहरों के राजहंस के लेखक मोहन राकेश। किसी एक का आपको उत्तर देना है। घ देखें, गेहूं और गुलाब किसकी रचना है। पहला विकल्प सही है, रामवृक्ष बेनीपुरी। अंग, त्यागपत्र किस विधा की रचना है। इसका भी पहला विकल्प सही है, उपन्यास। यह जनेंद्र कुमार का उपन्यास है। पहले में 5 प्रश्न होंगे, एक एक अंक के। दूसरा प्रश्न भी 5 अंक का होगा जो काव्य साहित्य के इतिहास पर आधारित है। इसमें शुरू के 2 प्रश्न 2-2 अंक के और तीसरा 1 अंक का होता है। तो 2 का क देखें, रीत मुक्त धारा के किन्हीं 2 कवियों का नाम लिखिए। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि रीत मुक्त धारा में 4 कवि प्रमुख माने गए हैं, घनानंद, आलम, बोधा और ठाकुर। तो इनमें से किन्हीं 2 का आप नाम लिखिए। ख, छायावाद की 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। तो छायावाद की तो कई प्रवृत्तियां हैं, आप परिचित हैं, कोई भी 2 लिख दें। जैसे पहला प्रकृति का मानवीकरण, दूसरा मानवतावादी दृष्टिकोण या रहस्यवाद की प्रधानता। ग, उत्तरायण कृत के रचनाकार का नाम लिखिए। तो उत्तरायण कृत के रचनाकार राम कुमार वर्मा हैं। अब तीसरे प्रश्न पर आइए जो गद्यांश की व्याख्या से संबंधित है और इसमें 3 प्रश्न इसके नीचे दिए जाते हैं और इन्हीं तीनों का उत्तर देना होता है। प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। आप देख रहे हैं आपका पैराग्राफ है, भिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाले भी जो सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए हैं। इतना देखकर ही आप समझ गए होंगे कि यह भारतीय संस्कृत से लिया गया है। प्रश्न पर आइए। पहला प्रश्न, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। इस तरह लिखें, प्रस्तुत सारगर्भित गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड के अंतर्गत भारतीय संस्कृत नामक निबंध से लिया गया है। इसके लेखक भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। ये आपका गद्यांश का संदर्भ होगा। फिर दूसरे प्रश्न पर आइए, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। और यहाँ रेखांकित अंश है, विभिन्नताओं को देखकर यदि अपरिचित आदमी घबरा कर कह उठे कि यह एक देश नहीं अनेक देशों का समूह है, यह एक जात नहीं अनेक जातियों का समूह है, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं। उत्तर, लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि भारतवर्ष की भिन्नताओं को देखकर कोई अनजान व्यक्ति ऐसा अनुभव कर सकता है और कह सकता है कि भारत एक देश न होकर कई देशों का समूह है। भारत एक जाति का नहीं बल्कि अनेक जातियों का समूह है। तो कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि यहाँ अनेक प्रकार की विविधताएं हैं। अब तीसरा प्रश्न देखें। तीसरा प्रश्न है,
उपर्युक्त गद्यांश में भारत की बोलियों एवं संप्रदायों के संबंध में लेखक द्वारा क्या बताया गया है? उत्तर, उपर्युक्त गद्यांश में भारत की बोलियों एवं संप्रदायों के संबंध में लेखक द्वारा यह बताया गया है कि यहाँ इनकी संख्या अनगिनत है। अगर आप अथवा करना चाहते हैं तो पहले पहाड़ काटकर उसे खोखला कर दिया गया, इतना देखते ही आप समझ गए होंगे कि अजंता पाठ का है। अब इसके प्रश्न उत्तर पर आइए। तो पहला उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो आप ऊपर की तरह लिखिए, केवल पाठ का नाम अजंता और लेखक का नाम भगवत शरण उपाध्याय कर दीजिए। इसके बाद दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। अब यहाँ आप देखिए, रेखांकित अंश, पहले पहाड़ काटकर उसे खोखला कर दिया गया, फिर उसमें सुंदर भवन बना लिए गए जहाँ खंभों पर उभरी मूर्तें बेहंस उठीं। उत्तर, लेखक भगवत शरण उपाध्याय जी कहते हैं कि सर्वप्रथम शिल्पकारों ने कठोर पहाड़ों को काटकर उसे खोखला बना दिया, तत्पश्चात उसे तराशकर सुंदर भवनों का निर्माण किया जहां खंभों पर बनी मूर्तियां इतनी जीवंत हैं मानो हंस रही हों। तीसरा प्रश्न, पहाड़ों को किस प्रकार जीवंत बनाया गया? उत्तर, पहाड़ों को जीवंत बनाने के लिए सर्वप्रथम उन्हें काटकर खोखला बनाया गया, तत्पश्चात दीवारों, छतों तथा खंभों को तराश कर उन पर सजीव चित्र उकेरे गए। इस तरह आप दोनों में से किसी, ऊपर या नीचे, दोनों में से किसी के 3 प्रश्नों का उत्तर देंगे। प्रश्न संख्या 4, ये पद्यांश की व्याख्या से संबंधित है। निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक की ससंदर्भ व्याख्या कीजिए तथा काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। यहाँ ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले आपको संकेत लिखना है। संकेत यहाँ होगा निर्भय डॉट डॉट, आखिरी फिर लिखेंगे, अब आखिरी है बहाकर, तो निर्भय डॉट डॉट बहाकर पूर्ण विराम कर देंगे। फिर संदर्भ लिखना है, प्रस्तुत सुललित सारगर्भित एवं मार्मिक काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य खंड के अंतर्गत स्वदेश प्रेम शीर्षक कविता से अवतरित हैं। इसके रचयिता राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। इसकी व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य के लिए संबंधित पाठ के वीडियो को देखें और तैयार करें। यदि आप अथवा वाला करना चाहते हैं तो आप इसको देखकर ही समझ गए होंगे, इसमें तुलसी शब्द लिखा हुआ है। यह गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है और शीर्षक है वन पथ पर। इसकी भी व्याख्या आप संबंधित पाठ के वीडियो को देखकर तैयार करें। प्रश्न संख्या 5 2 खंडों में विभाजित है। खंड क में किसी एक लेखक का जीवन परिचय और उसकी एक रचना पूछी जाती है। तो आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय और जयशंकर प्रसाद, इन तीनों में से किसी एक का जीवन परिचय 5-6 पंक्तियों का होता है और उनकी रचना का उल्लेख करें। इसका जो खंड ख है, यह किसी एक कवि के जीवन परिचय और उनकी एक रचना लिखने के लिए है, अर्थात यहाँ कवि परिचय देना है। मैथिली शरण गुप्त, महादेव वर्मा, सूरदास, इनमें से किसी एक का चयन करें, उनका जीवन परिचय लिखें और रचना लिखें। प्रश्न संख्या 6 पर आइए। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में, ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। ध्यान रखिएगा कि संस्कृत खंड से यह है, यहाँ एक गद्यांश दिया होगा, एक श्लोक दिया होगा, दोनों में से किसी एक का आपको उत्तर लिखना है। तो उत्तर कैसे लिखें? सबसे पहले संकेत डालकर, जिसे करना है, मान लीजिए गद्यांश करना है तो मानव जीवन से डॉट डॉट संस्कृत पूर्ण विराम कर दें। फिर संदर्भ लिखें, प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है या अवतरित है। तत्पश्चात हेडिंग डालें हिंदी अनुवाद और इस पाठ का हिंदी अनुवाद लिख दें। अगर आप अथवा करना चाहते हैं तो यह जीवन सूत्राणी पाठ से लिया गया है, तो इसमें संदर्भ में जीवन सूत्राणी लिखें, शेष पहले की तरह आप कर लेंगे। इसका इस तरह से हो जाएगा कि प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश या श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत जीवन सूत्राणी पाठ से अवतरित है। शेष चीज़ें आप संबंधित पाठ के वीडियो से तैयार करें और लिखें। प्रश्न संख्या 7 पर आइए। 7 के क में अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो।
तो ध्यान रखिएगा कि एक श्लोक प्रश्न पत्र में आता है, इसलिए अपनी पुस्तक से 2 याद करें। एक आया रहेगा तो उसको छोड़कर दूसरा आप लिखेंगे, और जो पाठ आपके कोर्स में हैं उन्हीं का होना चाहिए, बाहर का श्लोक नहीं होना चाहिए। खंड ख में पाठों पर आधारित 2 प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर लिखने के लिए कहा जाएगा। देखिए यहाँ 5 प्रश्न दिए गए हैं। पिता कस्मात् उच्चतरः अस्ति, गृहे सतः मित्रम किम अस्ति, लाभेन किम वर्धते, दुर्मुखः कः आसीत्, ग्रामीणान कः उपाहसत। तो इनका उत्तर आप संबंधित पाठों से देखकर तैयार करें। यहाँ विस्तार करने से वीडियो बड़ा होगा। 8वें प्रश्न पे आइए। 8वें प्रश्न में 3 खंड होंगे जो रस, छंद और अलंकार से संबंधित हैं। खंड क में करुण अथवा हास्य रस का स्थायी भाव और परिभाषा बताइए। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि करुण या हास्य में से किसी एक रस का पहले स्थायी भाव आपको लिखना है। करुण का शोक होता है, हास्य का हास होता है, तो आप पहले लिख देंगे करुण रस, फिर स्थायी भाव शोक, फिर उसके नीचे परिभाषा लिखकर करुण रस की परिभाषा लिखेंगे। आपको उदाहरण नहीं लिखना है। ख में उपमा अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा देते हुए उदाहरण बताइए। तो यहाँ पर आपको उपमा या रूपक में से किसी एक अलंकार की परिभाषा भी लिखना है और उदाहरण भी लिखना है। ग में सोरठा अथवा रोला छंद की परिभाषा देते हुए उदाहरण बताइए। तो यहाँ सोरठा या रोला छंद में से किसी एक का चयन करें, उसकी परिभाषा दें और उदाहरण भी लिखें। प्रश्न संख्या 9 पर आइए। प्रश्न संख्या 9 उपसर्ग से संबंधित है। निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाइए। 3 के मेल से बनाना है। कैसे लिखना है? बाएं तरफ उपसर्ग हेडिंग डालें, दाएं तरफ उपसर्ग से बने शब्द लिखें और उनके नीचे 3 जो आप चाहते हैं उन्हें लिख दें और उन्हीं का उत्तर कर दें। जैसे सु से सुराही, प्र तो प्र के सामने प्रहार, प्रति प्रतिदिन, उप उपहार, निर्जीव, अभि अभिमान। तो बाएं तरफ उपसर्ग लिखें, उसके नीचे उपसर्ग तीनों लिख दें जो आप चाहते हैं और उन्हीं के ठीक सामने दाएं तरफ हेडिंग डालें, उपसर्ग से बने शब्द, और उनके नीचे एक एक शब्द लिखते जाएं। 9वां का खंड ख प्रत्यय से संबंधित है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्ययों के प्रयोग से एक एक शब्द बनाइए। 2 का करना है आपको। तो आप बाएं तरफ प्रत्यय लिखें, दाएं तरफ प्रत्यय से बने शब्द लिखें। प्रत्यय के नीचे प्रत्यय उतार दें जो आप करना चाहते हैं। यहाँ ना लिखा है, जब ना आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, वाह होना चाहिए, लेकिन आप इसको करना चाहेंगे तो ठहरना हो सकता है, और वाह रहेगा तो आप वहाँ लिखेंगे पहनावा। पन बचपन, इक भौतिक, ईय पठनीय। इस तरह से कोई भी आप 2 चुनें और उन्हें लिखें। जो खंड ग है इस समास से संबंधित है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम बताइए। राधा कृष्ण, तो इसमें कैसे लिखेंगे? बाएं तरफ समास का शब्द या सामासिक पद हेडिंग डाल दें, फिर बीच में समास विग्रह और अंत में समास का नाम। तो राधा कृष्ण आपने लिखा, इसका विग्रह होगा राधा और कृष्ण, समास का नाम द्वंद्व समास। सप्तधान्य विग्रह 7 धान्यों का समूह या समाहार, द्विगु समास। चौराहा 4 राहों का समूह या समाहार, दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं, द्विगु समास। उत्थान पतन, उत्थान या पतन, द्वंद्व समास। घ पर आइए। घ में निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। तत्सम रूप लिखना है तो आप बाएं तरफ शब्द लिख दें हेडिंग, और दाएं तरफ तत्सम शब्द लिखें, और जिन्हें भी लिखना है उन 2 को चयन करके लिख दें। जैसे घर का गृह होता है, मानुष मनुष्य, गांव ग्राम, चांद चंद्र। अंग, इसमें किन्हीं 2 के 2 पर्यायवाची शब्द पूछा जाता है। यहाँ विकल्प आपके कुल 4 हैं, इनमें से किन्हीं 2 के करने हैं, तो आप कोई भी 2 ले लें। तो बाएं तरफ शब्द लिखें और दाएं तरफ पर्यायवाची शब्द लिखें और उनके ठीक सामने उसे लिखेंगे, सुंदर लगता है। जैसे ईश्वर, ईश्वर के लिए आप परमात्मा, जगदीश, परमेश्वर, भगवान कुछ भी लिख सकते हैं 2। कमल, जलज पंकज। फूल, पुष्प, प्रसून,
सुमन, कुसुम, कोई भी दो लिखें। जंगल, वन, कानन, अरण्य, कोई भी दो लिखें आप। प्रश्न संख्या 10 संधि विच्छेद से संबंधित है कि निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं दो का संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम लिखिए। तो ध्यान रखिए कि आपके पाठ्यक्रम में यण संधि है, इसलिए आपको यण संधि से ही शब्द दिए जाएंगे जिनका आपको विच्छेद करना होगा। तो पहला प्रत्युत्तरम, प्रतिधनुत्तरम, स्वागतम, शुभधन आगतम, इत्यादि, इति धन आदि, लाकृति है, लृधन आकृति है और संधि का नाम यण संधि। तो आप बाएं तरफ शब्द लिख दें, फिर बीच में संधि विच्छेद लिखें, अंतिम में संधि का नाम ऐसी हेडिंग डाल दें और उसी तरह से लिखते चले जाएं। प्रतिधनुत्तरम यण संधि। इस तरह से आप करेंगे तो सुंदर भी लगेगा और जो आचार्य बंधु से जांचेंगे उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। खंड ख पर आइए। खंड ख रूप से संबंधित है। निम्नलिखित शब्दों की चतुर्थी विभक्ति एवं द्विवचन का रूप लिखिए। ध्यान रखिएगा कि जो भी दिया है, दो जोड़े आपके पास हैं, पहला दूसरा, दोनों में दो दो ऑप्शन हैं, किसी एक एक का करना है, यानी पहले में से एक और दूसरे में से एक, और सब में चतुर्थी विभक्ति का द्विवचन ही लिखना है। तो मधु का चतुर्थी विभक्ति द्विवचन में रूप होगा मधुभ्याम, नदी का नदीभ्याम, फल का फलाभ्याम और मति का मतिभ्याम। खंड ग निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक का धातु, लकार, पुरुष तथा वचन का उल्लेख कीजिए। ये तीन आपके पास दिए गए हैं और इन तीनों में से किसी एक का आपको लिखना है। तो सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या लिखने के बाद आप जो करना चाहें, मान लीजिए पहला आप कर रहे हैं असम, तो आप इस शब्द को लिख दें वहाँ, फिर इसके नीचे हेडिंग डालें धातु, लकार, पुरुष, वचन, जो पूछा है धातु, लकार, पुरुष, वचन, और उनके सामने उत्तर लिखें। जैसे असम का कर रहे हैं तो धातु के सामने हस धातु, लकार के सामने लंग लकार, पुरुष के सामने उत्तम पुरुष और वचन के सामने एक वचन लिखें। पठावह पठ धातु, लट लकार, उत्तम पुरुष, द्विवचन। हसिष्यथः हस धातु, लिट लकार, मध्यम पुरुष, द्विवचन। तो इनमें से किसी एक का इसी रूप में आप लिखिएगा। जब हेडिंग डाल के लिखते हैं तो साफ सुथरा दिखता है और जब आचार्य बंधु से जांचते हैं तो बड़े खुश होते हैं, कोई अंक उसमें नहीं कटता, इसमें गणित की तरह अंक आपको मिलते हैं। खंड जो घ है ये अनुवाद से संबंधित है। निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। इसका आपने अच्छी तरह से अभ्यास किया होगा। तो किन्हीं दो का आपको अनुवाद लिखना है। यहाँ हम आपको सभी के बारे में निर्देशित कर दे रहे हैं। पहला प्रयाग गंगा तट पर स्थित है। इसका अनुवाद होगा प्रयागः गंगा तटे स्थितः अस्ति। तुम दोनों क्या करते हो? इसका उत्तर होगा युवाम किम कुरुथः। विद्या विनय से बढ़ती है, विद्या विनयेन वर्धते। गंगा भारत की पवित्र नदी है, गंगा भारतस्य पवित्रा नदी अस्ति। हमें माता पिता की सेवा करनी चाहिए, वयम माता पित्रोह सेवाम कुर्याम। तो इस तरह से आप किन्हीं दो का उत्तर लिखेंगे। प्रश्न संख्या 11 ये निबंध लेखन से संबंधित है। दिए गए विषय में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। विस्तार से बचना है, 1.5-2 पृष्ठ में अपनी बात कह देनी है, क्योंकि अधिक विस्तार के लिए आपके पास समय नहीं है, प्रश्न पत्र बहुत बड़ा होता है। विषय हैं स्वास्थ्य और शिक्षा, पर्यावरण प्रदूषण, वन महोत्सव, साहित्य और समाज। तो किसी एक विषय को चयनित कर लें और उस पर 1.5 से 2 पृष्ठ में अपनी बात रखने का प्रयास करें। अधिक विस्तार करेंगे तो प्रश्न पत्र आपका छूट सकता है, या इसको अंतिम में लिखिएगा, पूरे प्रश्न पत्र के बाद में लिखिएगा, ताकि जितना समय बचे उतना ही आप उसमें विस्तार करें। प्रश्न संख्या 12 और अंतिम जो प्रश्न है वो खंड काव्य से संबंधित है। अलग अलग मंडलों में अलग अलग खंड काव्य चलता है, तो आपके यहाँ जो निर्धारित है आप उसी का उत्तर दीजिएगा। जैसे प्रयागराज में अग्रपूजा खंड काव्य चलता है, तो अग्रपूजा खंड काव्य के पूर्वाभास सर की कथा व संक्षेप में लिखी, यानी पूर्वाभास सर का सारांश। दूसरे में है अग्रपूजा खंड काव्य के आधार पर उसके नायक का चरित्र चित्रण कीजिए, यानी श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण। तो इन दोनों में से
किसी एक का उत्तर लिखना है। इसी तरह से जिन मंडलों में जो खंड काव्य चलता है वहाँ के विद्यार्थी उसी प्रश्न का उत्तर दें, दूसरे का उत्तर ना दें। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह प्रश्न पत्र अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और आप बेहतर कर सकेंगे, परीक्षा में अच्छे अंक अर्जित कर सकेंगे। शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।